सोचिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाना हो, अंदरूनी झगड़े भी हैं, बाहर से हमलों का डर भी। ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, है ना? दिल्ली सल्तनत ने ये सब कैसे किया? इसका असली राज सिर्फ उनकी तलवारों में नहीं, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने के अनोखे और कभी-कभी तो बहुत ही अजीब तरीकों में छिपा था। तो ये देखिए, ये है मोहम्मद बिन तुगलक के समय का सल्तनत का नक्शा। लगभग पूरा उपमहाद्वीप एक झंडे के नीचे। लेकिन कागज पर दिखने वाली ये एकता हकीकत में एक बहुत बड़ी पहेली थी। इतने बड़े और अलग अलग इलाकों को एक साथ कैसे रखा जाए, उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए, यही वो एक सवाल था जिसका जवाब हर सुल्तान ढूंढ रहा था। ये कहानी कोई 1-2 साल की नहीं है। दिल्ली की गद्दी पर करीब 300 साल तक एक के बाद एक 5 अलग अलग वंश आए, मामलुक से शुरू होकर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। और हर वंश अपने साथ इस चुनौती के लिए नए जवाब और नए नए प्रयोग लेकर आया। तो सवाल यह है कि आखिर वो करते कैसे थे? चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी चीज से, यानी जमीन से। दूर दराज के सूबों को कैसे संभाला जाए और वहां के शक्तिशाली सरदारों को सुल्तान का वफादार कैसे बनाए रखा जाए। तो उन्होंने एक बड़ा ही जबरदस्त सिस्टम निकाला, जिसे कहते थे इक्ता। आप इसे सल्तनत का कह सकते हैं, एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा मान लीजिए। पूरे साम्राज्य को अलग अलग आकार की जमीनों में बांट दिया गया, जिन्हें इक्ता कहते थे। और ये इक्ता बड़े बड़े सैन्य कमांडरों को उनकी सेवाओं के बदले दिए जाते थे। इन कमांडरों को मुख्ती या वली कहा जाता। तो भाई, एक मुख्ती का काम क्या क्या था? चलिए इसे 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला, अपने इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, किसानों से टैक्स वसूलना। तीसरा, उसी टैक्स के पैसे से सुल्तान के लिए एक फौजी टुकड़ी हमेशा तैयार रखना। और चौथा, अपना वेतन और सारे खर्चे निकालकर जो भी पैसा बचे उसे सीधे दिल्ली के शाही खजाने में भेज देना। लेकिन देखिए, सुल्तान भी जानते थे कि इतनी पावर किसी को भी खतरनाक बना सकती है, इसीलिए मुख्तियों पर लगाम भी कसी गई थी। उस दौर की मशहूर किताब सियासतनामा में साफ साफ लिखा है कि मुख्तियों को यह समझना होगा कि उनका हक सिर्फ शांति से टैक्स वसूलने तक है। प्रजा की जान, माल और परिवार सब उनसे पूरी तरह सुरक्षित रहने चाहिए। ये एक तरह से पावर पर लगा हुआ चेक एंड बैलेंस था। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। सल्तनत पर मंगोलों के हमलों का खतरा मंडराने लगता है, और इस खतरे ने अलाउद्दीन खिलजी को एक ऐसा आर्थिक प्रयोग करने पर मजबूर कर दिया जो आज भी इतिहासकारों को हैरान कर। प्रॉब्लम बिल्कुल सीधी थी। दिल्ली को मंगोलों से बचाना है तो एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी चाहिए। सवाल ये था, पैसा कहाँ से आएगा? इतनी बड़ी फौज को हर महीने वेतन देने में तो शाही खजाना चंद सालों में ही खाली हो जाता। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक संकट था। तो खिलजी ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, ऑडेशियस हल निकाला। उसने एक घुड़सवार सैनिक की सालाना तनख्वाह तय कर दी, 234 टंका। पर यह काफी नहीं था। तो उसने सोचा कि अगर मैं सैनिकों की सैलरी नहीं बढ़ा सकता तो क्यों ना मैं बाजार में हर चीज का दाम ही कंट्रोल कर लूं। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात थी ये। और ये देखिए, उसका कंट्रोल कितना जबरदस्त और बारीक था। मतलब गेहूं 7.5 जीतिल प्रति मन, जौ 4 जीतिल, चावल 5 जीतिल। सिर्फ अनाज ही नहीं, कपड़े, घोड़े, मवेशी, यहां तक कि गुलाम, हर एक चीज की कीमत तय कर दी गई थी। ये अर्थव्यवस्था में एक सीधा और जबरदस्त सरकारी हस्तक्षेप था। जरा कल्पना करके देखिए उस बाजार की। आप कुछ भी खरीदने जाएं और उसका दाम सरकार ने पहले से तय कर रखा है, जहां हर दुकानदार पर जासूसों की नजर है। कुछ ऐसा ही माहौल था अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली के बाजारों का। पर सवाल यह है कि ये सिस्टम चला कैसे? इसके लिए बहुत कड़े कदम उठाए गए थे। दिल्ली में सरकारी गोदाम बनाए गए, किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपना अनाज तय दाम पर ही व्यापारियों को बेचें। हर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन जरूरी था, और बाजार की हर हलचल पर बरीद और मुनय्यन नाम के जासूस नजर रखते थे। और अगर कोई व्यापारी कम तौलता या धोखा देता पकड़ा गया तो सजा बहुत भयानक होती। खिलजी के बाद आया तुगलक वंश का दौर, और सुल्तान बने मोहम्मद बिन तुगलक। इनके साथ आए सल्तनत के इतिहास के सबसे बड़े और हां, सबसे विवादित आर्थिक प्रयोग। तुगलक, आप कह सकते हैं, एक विजनरी था, बहुत आगे की सोचता था, लेकिन उसकी योजनाएं अक्सर जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती थीं। ये स्लाइड तुगलक के शासन का वो विरोधाभास दिखाती है। एक तरफ देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने का उसका कितना बड़ा महत्वाकांक्षी सपना था, और दूसरी तरफ इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि कैसे सुल्तान की
टैक्स नीतियों ने पूरे के पूरे इलाके को वीरान और तबाह कर दिया था। ये उसके बड़े सपनों और उन्हें लागू करने के क्रूर तरीकों के बीच का फर्क था। उसका सबसे मशहूर या कह लीजिए बदनाम प्रयोग था टोकन करेंसी यानी संकेतिक मुद्रा का। तुगलक ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उसने कांसे और तांबे के सिक्के चलाए और ऐलान कर दिया कि इनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर मानी जाएगी। आज हमें ये नॉर्मल लगता है, हमारे कागज के नोटों की तरह, जिनकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, बस सरकार का वादा होता है। पर उस जमाने के लिए ये सोच से परे था। तो फिर ये शानदार आइडिया फेल क्यों हो गया? वजह बहुत सीधी सी थी। चांदी के असली सिक्के की नकल बनाना मुश्किल था, पर कांसे के सिक्के वो तो कोई भी घर पर बना सकता था। और बस यही हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक हर घर एक टकसाल बन गया। लोगों ने अपने चांदी के सिक्के छुपा लिए और बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। विदेशी व्यापारियों ने इन सिक्कों को लेने से मना कर दिया और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो खिलजी के हों या तुगलक के हों, ये सिर्फ एक राजा की मनमानी या तुगलकी फरमान नहीं थे। नहीं, ये बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक प्लानिंग करने की शुरुआती कोशिशें थीं। ये प्रयोग थे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपने लक्ष्यों के हिसाब से चलाने के, भले ही वो बुरी तरह फेल हो गए हों। तो इन सभी सफल और असफल प्रयोगों से आखिर हमें मिलता क्या है? दिल्ली सल्तनत की विरासत क्या है? इन सुल्तानों ने आने वाले समय के लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत असल में काफी गहरी है। उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर सेंट्रलाइज्ड शासन का एक पूरा ढांचा तैयार किया। उन्होंने ये आइडिया दिया कि सरकार सीधे बाजारों को कंट्रोल कर सकती है। सांकेतिक मुद्रा का उनका प्रयोग भले ही फेल हुआ, लेकिन ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था। और हाँ, उन्होंने जमीन से टैक्स वसूलने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका भी विकसित किया। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक लाइन में छिपा है। एक तरफ शासक की अपनी महत्वाकांक्षाएं और दूसरी तरफ आम जनता की भलाई। इनके बीच का एक लगातार तनाव। एक बड़ी सेना बनानी हो या एक नई राजधानी, इन बड़े बड़े सपनों की कीमत अक्सर आम लोगों को ही चुकानी पड़ती थी। क्योंकि आखिर में तो साम्राज्य की सारी शान और शौकत, सारी दौलत इन्हीं किसानों के कंधों पर टिकी थी। दिल्ली में बैठे सुल्तान का एक फैसला और इनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, चाहे वो टैक्स की दर हो या बाजार में उनके अनाज की कीमत। और यहीं पर यह कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। एक सुल्तान का फरमान हो या आज की मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या वो जो बुनियादी चुनौती है, सरकार की ताकत, देश की आर्थिक स्थिरता और लोगों की भलाई के बीच संतुलन बनाने की, क्या वो वाकई में सदियों में बहुत ज्यादा बदली है? ये सोचने वाली बात है।